हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विनीता एक बार फिर से आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन नए लेक्चर के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं पहले लेक्चर के बारे में बात करना चाहती हूँ। उसका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं हम लोग कि उसमें हम लोगों ने क्या क्या बात की थी। तो पिछले लेक्चर में हमने पर्सनालिटी को समझा था। पर्सनालिटी क्या होती है, ये शब्द कहाँ से आया, इसकी क्या डेफिनेशन साइकोलॉजिस्ट ने दी है, जिसमें एक मोस्ट रिनाउंड डेफिनेशन आलपोर्ट की है, उसके बारे में हम लोग ने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। इसके बाद हम लोगों ने कंपोनेंट्स के बारे में पूरा डिस्कशन किया था कि पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब इस लेक्चर में हम कुछ थ्योरीज और अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ कि आगे जो भी चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उसको लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वैसे समय समय पर मैं आपको किस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं या किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, इसके बारे में भी मैं बताती चलूंगी बीच बीच में आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए एक जनरल अप्रोच की बात की गई है, जिसमें दो विशेष अप्रोच बताई गई हैं। मुख्य रूप से दो अप्रोच के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला है आइडियोग्राफिक अप्रोच, जिसको भाव मूलक उपागम भी कहा जाता है, और इसको आलपोर्ट ने बताया था। इन्होंने यूनिकनेस की बात की थी, यानी किसी एक व्यक्ति विशेष को अगर आप स्टडी कीजिएगा, उसका एनालिसिस कीजिएगा, तो उसमें एक विशेष गुण इतना ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है कि वो व्यक्ति की पहचान बन जाता है, और उसी आधार पर उस व्यक्ति का हम विश्लेषण कर सकते हैं या उसके व्यक्तित्व को एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। जिसमें आप एग्जाम्पल रूप में महात्मा गांधी की बात को ले सकते हैं कि जैसे महात्मा गांधी का जब भी हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में उनकी एक विशेष छवि बैठती है, और वो विशेष छवि सत्य और अहिंसा नामक गुण के आधार पर हम उसको समझ पाते हैं। तो ये जो उनका सत्य और अहिंसा का गुण था, ये इतना डोमिनेंट हो गया था उनके अंदर कि महात्मा गांधी की पर्सनैलिटी को सत्य और अहिंसा के नाम से ही हम समझने लगे थे। तो ये आइडियोग्राफिक अप्रोच का एग्जाम्पल है, जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को एक विशेष गुण के आधार पर हम उस पर्सनालिटी टाइप में रखते हैं। दूसरा है नोमोथेटिक अप्रोच। नोमोथेटिक अप्रोच है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। इसके बारे में आइजेंक, मैक्रे एंड कैटल ने डिस्कस किया था, और उन्होंने ही इस दृष्टिकोण को बताया था कि जब विभिन्न गुणों का एक समूह, उसको एक कैटेगरी में हम जब एक कैटेगरी में रख देते हैं और उस आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को असाइन करते हैं, यानी एक कैटेगरी बना दी जाती है विभिन्न गुणों के एक समूह की, और उस तरह के गुण जिस व्यक्ति में अगर वो सारे गुण या उनमें से काफ़ी गुण मिलते हैं, तो हम उस कैटेगरी टाइप में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को रख देते हैं। तो इस तरह से कैटेगरी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आइजेंक और कैटल ने बताया था। तो ये आपका नोमोथेटिक अप्रोच में आएगा, यानी किसी एक कैटेगरी में किसी एक नाम के आधार पर उस व्यक्ति का कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हम समझ सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस नोमोथेटिक अप्रोच और आइडियोग्राफिक अप्रोच में है कि जो आइडियोग्राफिक अप्रोच है वो व्यक्ति के विशेष गुण को प्रधानता देती है, और नोमोथेटिक अप्रोच है वो क्लस्टर ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को विशेष महत्व देता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आमतौर पे जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आइडियोग्राफिक अप्रोच के बारे में पूछा जा सकता है, या इसको किसने बताया इसके बारे में पूछा जा सकता है, या किसी व्यक्ति का नाम दे करके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है कि वो आइडियोग्राफिक अप्रोच में आता है या नोमोथेटिक अप्रोच में आता है। तो ये जनरल अप्रोचेज़ हैं पर्सनालिटी को समझने के लिए। अब हम बात करेंगे ट्रेट एंड टाइप अप्रोच की। तो ये दो अलग तरह की अप्रोच हैं। तो पहले हम लेते हैं टाइप अप्रोच। तो चलिए देखते हैं टाइप अप्रोच के बारे में डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की क्या ओपिनियन है, जिसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट नाम आता है
हिप्पोक्रेट्स का, जिन्होंने बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं उसके बेस पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को असाइन किया या उसका निर्धारण के बारे में उन्होंने बताया था। जैसे हर व्यक्ति में ये सारे फ्लूइड्स मिलते हैं, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड एंड कफ सभी में होता है, लेकिन जिसमें किसी एक की प्रधानता हो जाती है उसके व्यक्तित्व का निर्माण उसी हिसाब से होता है। जैसे किसी व्यक्ति में अगर येलो बाइल की प्रधानता है तो वो व्यक्ति बहुत इरिटेटेड टाइप होगा, बहुत व्याकुल प्रकृति का होगा, बहुत जल्दी बेचैन हो जाता होगा और बहुत जल्दी ये लोग तुनक मिजाज या बहुत जल्दी नाराज़ होने वाली प्रकृति के भी लोग होते हैं, और इसको हिप्पोक्रेट्स ने कॉलेरिक नाम दिया है। दूसरा है ब्लैक बाइल, यानी ब्लैक बाइल की जिनमें प्रधानता होती है वो व्यक्ति बहुत डिप्रेस्ड टाइप के, उदास टाइप के और निराशावादी व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, और इसको हिप्पोक्रेट्स ने मेलनकोलिक टाइप की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, जिन लोगों में ब्लड की प्रधानता होती है वो व्यक्ति बहुत ही इंथुजियास्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, बहुत सोशल प्रवृत्ति के होते हैं, और इसको इन्होंने सैंग्विन नाम दिया है। नेक्स्ट है कफ, जिन व्यक्तियों में कफ की प्रधानता होती है वो व्यक्ति बहुत शांत, निष्क्रिय और इमोशनलेस टाइप की पर्सनैलिटी होते हैं। इनको सोशल इंटरेक्शन इनका बहुत कम होता है, ये अकेले रहना पसंद करते हैं और इमोशन नहीं होता है इनको दूसरों के प्रति। तो ये सारी चीज़ें देखने में आई हैं और इनको हिप्पोक्रेट्स ने फ्लेगमेटिक नाम दिया है। तो ये हुआ आपका हिप्पोक्रेट्स के हिसाब से। नेक्स्ट है क्रेशमर ने क्या बताया है। क्रेशमर ने इसके बारे में जो एक्सप्लेन किया है पर्सनैलिटी को, उन्होंने बॉडी स्ट्रक्चर बेस पर बताया है कि किसी व्यक्ति की बॉडी की बनावट कैसी है, उस आधार पर भी हम उसके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आ जाता है पिकनिक टाइप पर्सनैलिटी। ये वो पर्सनैलिटी होती है जो कि थोड़े हेल्दी लोग होते हैं, हाइट में कम होते हैं, थोड़ी गोल गोल सी पर्सनैलिटी होती है उनकी, पर ये बहुत खुश मिजाज, बहुत ही ह्यूमरस लोग होते हैं, बहुत सोशल होते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, और इनको साइक्लॉइड नाम दिया है क्रेशमर ने। नेक्स्ट है एस्थेटिक टाइप पर्सनैलिटी। ये लोग बहुत दुबले पतले होते हैं, इनकी मांसपेशियों का विकास इतना नहीं होता है, थोड़े कमज़ोर, फिज़िक इनका थोड़ा कमज़ोर होता है, और ये बहुत जल्दी वही चिड़चिड़ापन और ये सब चीज़ें इनके में देखने में आती हैं। इनको स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी का नाम दिया है क्रेशमर ने। नेक्स्ट बताया है एथलेटिक टाइप। ये वो पर्सनैलिटी होती है जो बहुत लंबे या बहुत छोटे नहीं होते हैं, एक एवरेज लंबाई होती है इनकी। शरीर बहुत गठीला होता है, बहुत स्मार्ट होते हैं, मजबूत होते हैं और बहुत सोशल होते हैं, और किसी भी तरह किसी के लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व होने में इनको बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है डिस्प्लास्टिक टाइप पर्सनैलिटी। ये वो जो ऊपर तीनों पर्सनैलिटी हैं, पिकनिक टाइप, एस्थेटिक टाइप और एथलेटिक टाइप, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है डिस्प्लास्टिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो कुल मिला के इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ये बहुत स्मार्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में इनको रखा जाता है। नेक्स्ट है बताया है शेल्डन ने जो शरीर की बनावट के आधार पर ही इन्होंने भी एक्सप्लेन किया है कि किसी व्यक्ति की फिज़िक कैसा है, उसके आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की है। इसलिए इनका जो सिद्धांत है उसको सोमेटो टाइप पर्सनैलिटी अप्रोच के आधार पर इसको असेस किया जाता है, जिसमें इन्होंने 3 टाइप्स बताए हैं, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। तो एंडोमॉर्फी को इन्होंने विसरोटोनिया शब्द दिया है, मेसोमॉर्फी को सोमेटोटोनिया शब्द दिया है, और एक्टोमॉर्फी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को सेरिब्रोटोनिया शब्द दिया है। तो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इनकी मैचिंग के बारे में मैच करने के लिए आ सकता है, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो एंडोमॉर्फी शब्द भी वहाँ पर आपको दिया जा सकता है, या विसरोटोनिया शब्द दिया जा सकता है। तो ये दोनों ही टर्म आपको अच्छे तरीके से इनको कोरिलेट करके समझना बहुत ज़रूरी है। तो एंडोमॉर्फी पर्सनैलिटी जो होती है वो बहुत हद तक आपकी पिकनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी से मैच करती है। जो अभी क्रेशमर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने जो बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे बताया है,
तो बहुत हद तक शेल्डन का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी उसी बेस पे है। इन्होंने इसको एंडोमॉर्फी या एंडोमॉर्फी नाम दिया है, लेकिन ये जो टाइप है वो बिल्कुल पिकनिक टाइप के ही लोग होते हैं। बहुत आरामदायक होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, अच्छा खाना पीना पसंद करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं, बहुत सोशल टाइप के होते हैं, लोगों से मिलना जुलना इनको बहुत पसंद होता है। नेक्स्ट है मेसोमॉर्फी टाइप, जिसको सोमेटोटोनिया भी कहा जाता है। ये इनका स्वभाव बहुत हद तक एथलेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी से मिलता जुलता है, क्योंकि ये बहुत सोशल होते हैं, बहादुर प्रकृति के होते हैं और थोड़े अग्रेसिव नेचर के होते हैं। तो ये भी बहुत लोगों के साथ मिलना जुलना, उनकी मदद करना, ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद आती हैं। इसको इन्होंने सोमेटोटोनिया नाम दिया है। नेक्स्ट है एक्टोमॉर्फी, जिसको सेरिब्रोटोनिया नाम दिया गया है। और ये व्यक्ति बहुत हद तक एस्थेटिक टाइप की जो पर्सनालिटी होती है उससे काफ़ी मिलते जुलते हैं। बहुत दुबले पतले होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, बहुत संकोची स्वभाव के होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। यानी टोटली आप कह सकते हैं कि ये खुद में रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है। चूँकि बहुत इनएक्टिव पर्सनालिटी होते हैं, इसलिए ये खुद के साथ ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जुंग के बारे में। जुंग ने पर्सनालिटी के 3 टाइप्स बताए हैं, जिसमें है पहला एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। ये तीनों पर्सनालिटी जो हैं जनरल बोलचाल की भाषा में इसका बहुत उपयोग होता है और किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में ये बहुत आसान टर्म्स हैं जिसमें हम किसी व्यक्ति को समझ सकते हैं। और ये जो एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट टाइप पर्सनालिटी की बात आती है, ये आपका नोमोथेटिक अप्रोच के अंदर या उससे मिलता जुलता है, यानी क्लस्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तब इस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो चलिए बात करते हैं कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी क्या होती है। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जिसमें पिकनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, एंडोमॉर्फी पर्सनैलिटी और ब्लड वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें आमतौर में देखने को मिलते हैं। यानी कि ये लोग जो होते हैं वो बहुत खुश मिजाज होते हैं, बहुत सोशल होते हैं, लोगों से मिलना जुलना इनको बहुत पसंद होता है, लोगों की मदद करना इनको बहुत अच्छा लगता है, सोशल गैदरिंग इनको बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा खाना पीना इनको पसंद होता है। यानी कुल मिला के इनका सोशल इंटरेक्शन या सोशलाइजेशन बहुत अच्छा होता है। ये खुद में रहना कम पसंद करते हैं, बहुत एक्सट्रोवर्ट, बहुत अपने आप को एक्सपोज करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। एक्सट्रोवर्ट के जस्ट अपोजिट इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं, खुद में खुश रहते हैं, थोड़े आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं। इस तरह के लोग अपनी दुनिया में ज़्यादा खुश रहते हैं बजाय कि लोगों से मिलने जुलने के। इनको थोड़े संकोची स्वभाव के होते हैं, कम से कम लोगों से मिलना जुलना इनको पसंद होता है। नेक्स्ट एम्बीवर्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी, ये उस तरह की पर्सनालिटी है जिनमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। कुछ गुण इनके एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं और कुछ गुण इनके इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हर लेवल पर एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। कुछ चीज़ें मतलब ये कभी बहुत सोशल भी होंगे, कभी ये इंट्रोवर्ट मतलब खुद में रहना पसंद करेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे। कभी ये अपनी सारी बातें खुल के बता सकते हैं कुछ मुद्दों पर, लेकिन कुछ मुद्दों पर ये अपनी कोई भी बात लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको एम्बीवर्ट पर्सनालिटी कहते हैं। नेक्स्ट स्प्रेंगर 1928 ने भी कुछ टाइप ऑफ पर्सनालिटी का जिक्र किया है, तो चलिए एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है थ्योरेटिकल टाइप ऑफ पर्सनालिटी। थ्योरेटिकल टाइप ऑफ पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं बहुत सिद्धांतवादी होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं। इनका ये मानना होता है कि जो चीज़ जैसे होनी चाहिए वैसे ही होना इनको पसंद होता है, वैसा ही काम करना इनको पसंद होता है। इनको प्रेजेंट सिचुएशन से उतना मतलब नहीं होता है। इनको लगता है कि जो चीज़ जिस तरह से होनी चाहिए, लॉजिकली जो होना उचित होता है वही करना ये पसंद करते हैं। इकोनॉमिक टाइप पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, ये व्यक्ति पैसे को, मनी को बहुत प्रधानता देते हैं। ये कोई भी काम करते हैं तो इनका पहला फोकस मनी पर रहता है। सोशल टाइप के जो पर्सनैलिटी होते हैं, ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी से काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं। इनको दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ रहना, दूसरों के साथ जीना, दूसरों के साथ इंजॉय करना, पार्टीज़ अटेंड करना, मतलब टोटल सोशल गैदरिंग में ये ज़्यादा इंजॉय करते हैं।
नेक्स्ट पॉलिटिकल टाइप। पॉलिटिकल टाइप के जो लोग होते हैं वो पावर पे बहुत विश्वास करते हैं, अथॉरिटी पे बहुत विश्वास करते हैं। इनको लगता है कि मैं औरों से मैं कुछ अलग हूँ और लोगों को मुझे बहुत महत्व देना चाहिए। तो ये अपनी शक्ति लोगों पर दिखाना चाहते हैं, पावर दिखाना चाहते हैं कि मैं औरों से अलग हूँ और इसलिए मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ। तो जितना लोग इनको महत्व देते हैं इनको अच्छा लगता है। तो ये पॉलिटिकल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। नेक्स्ट है एस्थेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। ये वो लोग होते हैं जो सौंदर्य को बहुत महत्व देते हैं, सुंदरता से उनको बहुत लगाव होता है, हर चीज़ को खूबसूरत देखना चाहते हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। ये उस तरह के लोग होते हैं जो धर्म को प्रधानता देते हैं, धार्मिक प्रचार और इन सब के बारे में इनको बहुत अच्छा लगता है कि अपने धर्म का प्रचार किया जाए, लोगों को अच्छी बातें बताई जाएं और लोग इनका गुणगान करें, या धर्म के प्रति इनमें बहुत अधिक रुचि होती है। तो ये सारे जो टाइप्स हैं वो स्प्रेंगर द्वारा एक्सप्लेन किए गए हैं। चलिए अब हम आइजिंक के बारे में पढ़ते हैं। आइजिंक ने जो पर्सनालिटी टाइप्स बताया है ये भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आम तौर पे इस पर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इन्होंने 3 टाइप्स बताए हैं और इनकी जो पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन है वो बायोपोलर बेस्ड है। यानी किसी व्यक्ति में, इनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति में 2 छोर होते हैं, उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके 2 लेवल होते हैं। या तो वो एक्सट्रीम लेवल पर माइनस में हो सकता है या एक्सट्रीम लेवल पे प्लस साइड में हो सकता है। यानी किसी व्यक्ति में किसी एस्पेक्ट पे तो इंट्रोवर्जन के गुण मिल सकते हैं, लेकिन किसी एस्पेक्ट पे उनमें एक्सट्रोवर्जन के भी गुण मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति में खाली एक्सट्रोवर्जन की चीज़ें होंगी, गुण होंगे, या खाली इंट्रोवर्जन के गुण होंगे। तो इस तरह से इन्होंने बायोपोलर एस्पेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया है, जिसमें सबसे पहला इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन है, जो अभी हमने आपसे एक्सप्लेन किया कि कुछ एस्पेक्ट पे ये इंट्रोवर्ट लेवल पे होते हैं, यानी बहुत संकोची, बहुत अपने आप में रहते हैं, और कुछ चीज़ों में ये बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं। हो सकता है समय आने पर ये लोगों की बहुत मदद करें, लेकिन आम तौर पे ये बहुत लोगों से मिलना जुलना पसंद ना करते हों। तो ये दोनों एक्सट्रीम हुआ कि ज़रूरत पड़ने पर वो बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गए और आम तौर पे ये बहुत इंट्रोवर्ट नेचर के रहते हैं। दूसरा इन्होंने बताया है न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि कोई एक एस्पेक्ट में व्यक्ति में इमोशन कम हो सकता है, इमोशनल कंट्रोल कम हो सकता है, इनका विल पावर कमज़ोर हो सकता है, या परिस्थितियों को समझने में इनको मुश्किल होती है, या परिस्थितियों पर ये इमोशनल उतना अच्छा इनका रिएक्शन नहीं हो सकता है, अपने इमोशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या जहाँ पर इमोशन को एक्सप्रेस करने की जितने एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है वो करने में असमर्थ हो सकते हैं। लेकिन इसके दूसरे छोर पर इस तरह के व्यक्ति के व्यवहारों में बहुत स्थिरता भी पाई जाती है। यानी हो सकता है कि शुरू में ये सारे इनके अंदर न्यूरोटिसिज्म के लक्षण दिखाई दे, लेकिन बहुत जल्दी ये लोग बहुत स्टेबल पर्सनैलिटी बन जाएं। जैसे आमतौर पे बहुत बच्चों को हम लोगों ने देखा होगा कि शुरू में बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, बहुत ही लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन अचानक से ड्रास्टिक चेंज होता है उनके अंदर, और साल 2 साल के भीतर इतना ज़्यादा चेंज होता है कि वो बच्चे बहुत फ्लुएंट चेंज के आधार पर वो एक बहुत जिम्मेदार नागरिक की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो हम लोग को लगता भी है कि ये बच्चा जो कल तक बहुत ज़्यादा शैतान था वो कितना सिंसियर हो गया है, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति कितना सिंसियर हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें भी देखने में आ सकती हैं। तो ये सोचना कि नहीं जो व्यक्ति पहले बहुत इनसिंसियर था वो लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। परिस्थितियों के आधार से, क्योंकि पर्सनैलिटी हमारी डायनेमिक है, वो परिस्थितियों के आधार पर या हमारे बॉडी के कुछ चेंजेस के आधार पर वो चेंज भी होती रहती है। तो कब कैसा हो ये समय और परिस्थितियों के आधार पर इसको स्टडी किया जा सकता है। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत जो न्यूरोटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं वो कुछ समय के साथ बहुत स्टेबल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप होते हैं। तो ये भी एक पर्सनैलिटी के बायोपोलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन हुआ। नेक्स्ट है साइकोटिसिज्म एंड सुपर ईगो फंक्शन। साइकोटिसिज्म जो है वो बहुत हद तक साइकोटिक पर्सनैलिटी से इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी इस तरह के व्यक्ति में बहुत अटेंशन की कमी होगी,
होगी, मेमोरी की कमी हो सकती है, बहुत अग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, बहुत इमोशनल इम्बैलेंस पर्सनालिटी हो सकती है। तो ये क्या है कि जो रियलिटी में जो चीज़ें होनी चाहिए उस तरह का इनका बिहेवियर नहीं होता है, इनका बिहेवियर उस रियलिटी से काफ़ी कुछ हट के होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एस्पेक्ट पर या कुछ समय के बाद इस तरह के लोगों में बहुत ही सुपर ईगो फंक्शन टाइप के पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए। यानी सुपर ईगो क्या बताता है कि क्या होना चाहिए, सचमुच में इस परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए, क्या नैतिक है, क्या वैल्यूएबल है, तो वैल्यू की बात करता है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो इनके अंदर डेवलप होने के बाद इनकी पर्सनैलिटी बहुत स्टेबल और बहुत अच्छी हो सकती है। तो एक छोर इसका साइकोटिसिज्म हुआ और दूसरा छोर इसका सीधे सुपर ईगो फंक्शन की तरफ ले जाता है। तो ये टाइप्स बताए हैं इन्होंने, जो कि कम्प्लीटली बायोपोलर सिस्टम पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ट्रेट अप्रोच के बारे में, जिसके बारे में आलपोर्ट और कैटल, कोस्टा एंड मैक्रे ने भी बताया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आलपोर्ट ने ट्रेट अप्रोच के बारे में क्या बताया है। इन्होंने 3 टाइप्स बताए हैं ट्रेट अप्रोच के बारे में। ट्रेट अप्रोच, सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि ट्रेट अप्रोच क्या है। ट्रेट अप्रोच किसी व्यक्ति के शील गुणों के आधार पर, उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो आलपोर्ट ने 3 ट्रेट्स बताए हैं, जिसमें सबसे पहला है कॉर्डिनल ट्रेट। कॉर्डिनल ट्रेट जो है वो व्यक्ति में एक बहुत मतलब स्पेसिफिक क्वालिटी होती है। किसी एक विशेष गुण की प्रधानता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो विशेषता ही किसी व्यक्ति का पर्सनैलिटी बन जाती है, जिसके बारे में हमने आपको जैसे बताया कि महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी में सत्य और अहिंसा की जो क्वालिटी थी वो इतनी डोमिनेटिंग थी कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पर्याय हो गए थे। तो किसी एक व्यक्ति में किसी एक विशेषता का पूरी तरह से डोमिनेंट हो जाना ही कॉर्डिनल ट्रेट के अंतर्गत आता है। जैसे सिंगिंग है, तो लता मंगेशकर की जब हम बात करते हैं तो वो मतलब गायन की पराकाष्ठा के रूप में हम उनको समझते हैं कि उतना अच्छा तो कोई गा ही नहीं सकता। और लता मंगेशकर की सिंगल पहचान अगर है कोई, तो वो उनका गायन है, सिंगिंग है। जितना अच्छा वो गाती हैं उतना अच्छा दूसरे नहीं गा सकते, और उनके अंदर और कोई कैरेक्टरिस्टिक उतनी ज़्यादा परसिस्टेंट नहीं है जिससे कि हम उसको कोरिलेट कर सकें। तो लता मंगेशकर और गायन, ये दोनों अपने आप में एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं। इसी प्रकार से हम सचिन तेंदुलकर का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि उनके अंदर क्रिकेट को खेलने को लेकर इतना ज़्यादा स्किल डेवलप है कि उस आधार पर उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी हो गई है। या हम दानवीर कर्ण के बारे में बात कर सकते हैं कि उनका वो एक ट्रेट था दान करना। तो कर्ण को हम लोग दानवीर के बेस पर के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी एक ट्रेट का इतना इम्पोर्टेंट, इतना डोमिनेंट हो जाना कि वो किसी व्यक्ति की पहचान बन जाए, यही कॉर्डिनल ट्रेट की पहचान है। नेक्स्ट है सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट में 5-10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वो उसका आत्मविश्वास हो सकता है, उसकी हैप्पीनेस, खुशी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, सोशलाइजेशन हो सकता है। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो आपके नोमोथेटिक अप्रोच से काफ़ी कुछ कोरिलेट करती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट बहुत लेस इम्पॉर्टेंट होता है, यानी किसी भी व्यक्ति में उसकी फूड हैबिट्स, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसका हेयर स्टाइल, उसे क्या खाना पसंद है, वो किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करता है, वो किस तरह की हेयर स्टाइल रखता है, ये किसी भी व्यक्ति का लेस इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी फैक्टर होता है। तो ये चीज़ें किसी भी व्यक्ति को समझने में बहुत लेस इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये 3 चीज़ें इन्होंने आलपोर्ट ने एक्सप्लेन की हैं, कॉर्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट। तो इन तीनों चीज़ों के आधार पर हम किसी व्यक्ति को समझ सकते हैं या उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कैटल ने पर्सनालिटी को किस तरह से समझाने की कोशिश की है। तो इन्होंने 2 ट्रेट की बात की है, सरफेस ट्रेट एंड सोर्स ट्रेट। सरफेस ट्रेट जो है वो किसी भी व्यक्ति का सामान्य कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे किसी व्यक्ति का खुश होना, किसी व्यक्ति का थोड़ा सा ह्यूमरस होना, किसी व्यक्ति का बहुत पोलाइट होना, किसी व्यक्ति का बहुत ही हेल्पिंग नेचर का होना। तो ये जो छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कभी कभी किसी व्यक्ति में सामान्य तौर पे दिखाई देती हैं, तो इसको हम
बिल्कुल सामान्य समझते हैं, जो कि हर व्यक्ति में ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, किसी में थोड़ी कम, किसी में थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये इन्होंने सरफेस ट्रेट की बात की है, जो कि बिल्कुल सामान्य कैरेक्टरिस्टिक आता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है सोर्स ट्रेट के बारे में, यानी जब किसी व्यक्ति में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या बहुत सारे सरफेस ट्रेट्स मिल जाते हैं और तब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वो सोर्स ट्रेट होता है, जो कि अधिक स्थायी होता है। यानी किसी का चीयरफुल होना, ह्यूमरस होना, पोलाइट होना, वो एक परिस्थिति विशेष के आधार पर भी हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें जब मिलकर किसी के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं तो वो फिर बहुत ही स्टेबल हो जाता है और उसकी पर्सनैलिटी उसी टाइप की हो जाती है। तो इन्होंने यूनिटी फैक्टर को ज़्यादा इम्फेसिस दिया है, यानी कई गुणों के मिलने के बाद जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इस पर इन्होंने ज़्यादा विशेष ध्यान दिया है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पर्सनालिटी के बारे में और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तब तक पुराने लेक्चर को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, और किसी भी तरह का क्वेरी है आपको या समझने में कुछ दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगी, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, सो दैट कि मैं भी मोटिवेट हूँ और आगे आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाती रहूँ, और आपको इससे फ़ायदा हो तो मुझे भी खुशी मिलेगी। थैंक यू।